चलिए देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया गया है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए अनार, बी अपार, सी अकाल, डी अखाद्य। डी है अखाद्य। तो हम देखेंगे कि अनार जो है अपार है और अकाल है अखाद्य। अगर हम अ को हटा देंगे तो नार का कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिए यहाँ पर अ को हटा देंगे तो पार, पार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अकाल का मतलब होता है समय, जो अ लगा देंगे तो अकाल भी हो जाएगा, जो सूखा को दिखाता है, यानी कि इसका भी अर्थ है। खाद्य का मतलब देखिए अ हटा देंगे तो खाद्य हो जाएगा। तो अगर खाद्य का अर्थ लगाएंगे तो खाद्य पदार्थ यानी खाना हो गया। तो अ लगा देंगे तो अखाद्य हो गया, खाने नहीं जो योग्य है या अखाद्य। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो हो गया ऑप्शन नंबर अ जो है वह उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनार। तो हम लोग अनार को टिक लगा देते हैं। अगला है कालिंदी कूल। देखिए प्रश्न अगला, कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार शब्द है। कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार है। अगर इसको देखेंगे तो देखिए बार बार अलंकार का मतलब होता है कि अगर हमको चेक करना पड़ता है श्लेष अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है। देखिए पहली बात हमें पढ़ने से पता चल जा रहा है कि कालिंदी क आगे आया है एक क, कुल दो कल, दो तीन क, देखिए यहाँ पर भी 4 क, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं कि एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार कहलाता है, तो वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। इसीलिए हमारा जो हो गया राइट आंसर सी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देख रहे हैं, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं। देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, तो उसमें पूछा गया है कि यह कितने वर्ग हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देवनागरी में कुल 5 वर्ग हैं। हम लोग पढ़े हैं क च ट त प, क च ट त प, यानी कि क ख ककारा में जो पढ़े हैं क ख ग में क वर्ग, और इसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यह सब जितने भी वर्ग पढ़े हैं तो हमारे वर्ग हमारे कितने होते हैं। अगर देवनागरी में बोले तो वही देवनागरी लिपि होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, क च ट त और प। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। देखिए बोलने की योग्यता है। अगर बात कर रहे हैं कि बोलने की योग्यता शुद्ध वर्तनी होती है। देखिए सुलेख, श्रुतलेख और आशुलेख जो है यह सब लिखने की योग्य होते हैं, यानी कि यह लिखने की योग्यता को दिखाते हैं। और शुद्ध वर्तनी जो होती है बोलने को योग्यता के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। मुंह में राम बगल में छुरी, चलिए देखिए मुंह में राम बगल में छुरी का लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है ए ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, बी ईश्वर के नाम पर छल करना, सी चालाकी करना, और राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो हमें ये इसमें ढूंढना है कि यह हम लोकांतिया कब बोली जाती है। तो हम लोग सुनेंगे ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, यानी कि ऊपर से मित्रता का व्यवहार करना और मन में शत्रुता, यानी कि जलन भावना, ईर्ष्या भावना, कुछ भी हो शत्रुता का भाव रखना, वह कहलाता है मुंह में राम बगल में छुरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। देखिए मात्रिक छंद किसे कहते हैं हम लोग पढ़े हैं। अगर इसका परिभाषा देखेंगे तो वह छंद जिसमें हम लोग मात्राओं की गणना करते हैं। जब मात्राओं की गणना करते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में देखिए तीनों आते हैं, दोहा, चौपाई और रोला, तीनों के तीनों आते हैं। बात कर रहे हैं कि दोहा में जो आते हैं वह 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में जो होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं। और वही रोला में अगर देखेंगे तो रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में अगर देखेंगे तो चौपाई में जो होती है वह 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती है। तो यह सब होते हैं मात्राएं जो कि गणना की जाती है, तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का देखिए प्रयोग हुआ। देखिए इसमें का
हम लोग प्रत्यय ढूंढना। प्रत्यय का मतलब जो आखिरी में पीछे लगा होता है, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगा होता है। तो 73 का हो जाएगा ग्रामीण। ग्रामीण न को हम लोग यह भी बोलते हैं, तो ग्रामीण इन जो हो जाएगा आपका प्रत्यय। देखिए उल नहीं है, कहीं भी उल का उच्चारण नहीं हो रहा है, इल भी नहीं है, ल का लास्ट में कहीं शब्द नहीं आ रहा है, और म का भी नहीं आ रहा है। देखिए म कहीं बोल रहे हैं, ग्रामी म नहीं बोला जा रहा है, ग्रामील नहीं बोला जा रहा है, ग्रामुल नहीं बोला जा रहा है, ग्रामीण न भी बोल सकते हैं, आड़ा भी बोल सकते हैं, ईया भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्रत्यय देख लिए ई न सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द है। जिसके लिए चिंता न की जा सके उसका एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। तो हो जाता है वह, देखिए जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए हो जाएगा अचिंत्य। क्या हो जाएगा? अचिंत्य। अ का मतलब नहीं होता है, न की जा सके, चिंत्य। अगला प्रश्न है आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द है। आकर्षण जो होता है इसका विपरीत यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? आकर्षण का मतलब हो जाएगा आपका, अगर सीधा सीधा आप बिना ऑप्शन देखे अगर देंगे, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। देखिए विकर्षण हो जाएगा। विकर्षण का मतलब होता है, आकर्षण का मतलब एक दूसरे के पास आना, विकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सिंह का मतलब होता है शेर, शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखेंगे शार्दुल, मृगेंद्र, केसी, तड़ित। तड़ित जो होती है, देखिए इसमें का लास्ट शब्द देख रहा है, शार्दुल भी सिंह का पर्यायवाची है, मृगेंद्र भी है और केसी भी है। तड़ित जो होती है यह बिजली की पर्यायवाची है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा तड़ित, जो कि बिजली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीला है अंबर जिसका, यानी कि नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो देखिए बहुव्रीहि समास, यानी कि नीला है अंबर जिसका नीलांबर, वह होता है बहुव्रीहि समास। आगे देखिए यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति हैं। यह किताब रमेश को दे दो, को शब्द जो होती है, देखिए आपका यह किताब रमेश को दे दो, तो यह ऑप्शन में दिया गया है संप्रदान, अधिकरण, करण और कर्म। तो आपका हो जाएगा कर्म है, यानी कि देने का काम किया जा रहा है, तो आपका हो जाएगा कर्म। निम्नलिखित में से किस शब्द में आयादी संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में आयादी संधि है? अगर देखेंगे तो आपका यद्यपि में, अन्वेषण में, नायक में और सदैव में। तो राइट आंसर हो जाएगा नायक में जो है अयादि संधि है। अगला प्रश्न है मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आयो, यानी कि मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस शब्द का, किस प्रकार का संध है? देखिए बाहर जो होता है संज्ञा में है कि विशेषण शब्द में है कि अव्यय में है कि क्रिया विशेषण में है? तो यह है अव्ययी शब्द है, यानी कि बाहर जो होता है कि जाने के लिए बात कर रहा है, इसके पहले जाने के लिए बाहर को मुँह दिखा रहा है, यानी कि पहले की बात बता रहा है कि बाहर जाओ, तो यह दिखाता है अव्यय को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी अव्यय, हो जाएगा सी अव्यय।